नमस्कार। ये वीडियो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का 2017 से लेकर अभी तक जो भी वर्क किया है उसका ऑन पेपर, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा है कि लगता है कि शायद सिर्फ बोल बच्चन ही है जो दूसरे संगठन कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग करते हैं ऐसा, या कई सारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत सारी बातें मेरे लिए करते हैं। इसलिए आज मैं ऑन पेपर सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन हमारी अपनी एक संस्था है, एनजीओ है, प्रखर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये एक संस्था है। वो संस्था बहुउद्देशीय, उसमें 30 अलग अलग शाखाएं बनाई जा सकती है अलग अलग उद्देश्यों को लेकर। हमने राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का गठन किया समाज में फैली सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में ये सारी समस्याएं चल रही, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल जो भी बुराइयां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की मतलब एक शाखा बनाई है, जबकि हमारी मेन जो संस्था है वो प्रखर एजुकेशन है। अब जब हम लोगों ने इसका मतलब एक अलग शाखा बनाई, शाखा बनाते समय हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी, जो कि अभी राष्ट्रीय लेवल के आप सब लोग उससे जूझ रहे हैं। 2015-16 में 2 लाख कंपनियां मोदी जी ने बंद की है। उनके यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा, अभी तो मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने 2 लाख कंपनियां बंद करी। 2 लाख कंपनियां बंद तो कर दी, उसके बाद में फिर उससे मतलब उस समस्या के समाधान के लिए कई सारे संगठन सामने आए, कई सारे लोग वकील सामने आए, कई सारी चीज़ें हम लोग ने देखे, कई लोग अपने अपने स्तर पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। हमको लगा कि समस्या बहुत बड़े लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की, और हम लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा उद्देश्य है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें सारी समस्याएं एक साथ में है और जनता भी है। कोई भी अगर संगठन है उसकी शक्ति होती है पब्लिक, मतलब जो उसके सदस्य हैं। हम लोगों ने इसका गठन किया। गठन करने के बाद में ये एक मुद्दा मतलब रहता है ना, रॉ मटेरियल हमने ढूंढा सोशल वर्क के लिए कि ये एक बड़ी समस्या है चिट फंड से संबंधित, उसको समझा के है क्या। अक्सर लोग ऐसा होता है कि कुछ भी बस सुनते हैं, सुनने के बाद में ही प्रतिक्रिया देते। कई सारे हम पुलिस वालों से या कई लोगों से मिलते हैं तो तुरंत एक झलक मतलब बोलते हैं ना कि जैसे ही कि धोखाधड़ी हुई तो वहाँ पे एजेंटों को दोषी बना दिया जाता है। हमने इन चीज़ों को समझा कि इसमें आखिर दोषी है कौन कौन। तो यदि देखा जाए एक नज़र में, अगर देख मतलब छोटे उसमें देखा जाए तो एजेंट और कंपनी मालिक, डायरेक्टर चोर हैं। और अगर बारीकी से देखा जाए तो इसमें निवेशक से लेकर तो राष्ट्रीय लेवल तक के सारे सभी दोष है, क्योंकि जो निवेशक है उन मतलब पुलिस वाले ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि आप लोगों को जो पता है कि मार्केट में सरकारी जो बैंक है वो 7-7.5% ब्याज दे रहे थे, तो आप 10% 12% के लालच में क्यों गए, मतलब आपकी भी गलती है। तो दोषी ठहराया जाए तो निवेशकों को भी ठहराया जा रहा है, एजेंटों को भी ठहराया जा रहा है, मतलब ये दोनों वर्ग पीड़ित और दोनों को ही दोषी ठहराया जा रहा है, इन दोनों को ही परेशान किया जा रहा है और सब लोग मज़े ले रहे हैं। तो हमने उन दो में से जिसमें की समस्या ज़्यादा थी उनको पहले लिया। तो हमारे सामने ये आया कि निवेशक से ज़्यादा एजेंट परेशान है, और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है या कुछ भी करना है निवेशकों को जानकारी नहीं है। अगर निवेशक थाने कचहरी जाता है तो उसको समस्याएं भी ज़्यादा आनी है, दौड़ भाग भी ज़्यादा करनी है, और वो अच्छे से केस को चला भी नहीं पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। यही केस अगर मान लो एजेंट के माध्यम से लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब वहीं पे जैसे अन्य संगठन वर्क कर रहे थे, अन्य संगठन अपने अपने स्तर पे सारी चीज़ें कर रहे थे, और हम लोगों ने चीज़ों को समझा। समझने के बाद में हमारे था कि हम कम से कम स्टेप में बड़ी मतलब ये एक उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे सामने शासन प्रशासन, कंपनी मालिक, मीडिया ये दोषी थे। बाकी हुआ ये कि जब हम मैदान में आए तो ये तो साइड में रहेगा, उसके अलावा हमारी टांग खींचने वाले बहुत रहे। तो हम लोगों को ये था कि जब हम पहली शुरुआत कहाँ से करें। कई सारे लोगों ने थाने कचहरी से शुरुआत करी और अभी भी कर रहे हैं कि मान लो अपने क्षेत्र के थाने पे जाएं, शिकायत करें, फिर वहाँ जाएं या कोई विधायक सांसद के पास जाएं। हमने सबसे पहला लेटर दिया था कलेक्टर कार्यालय पे। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2017 में हमने की थी। 2017 में करने के बाद में हमारे पेपर वगैरह सारी चीज़ें मतलब तैयार करते करते हमने पहला लेटर धार कलेक्टर को दिया था 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। फिर 18 अक्टूबर को लेटर देने के बाद में फिर हम लोगों ने कंटिन्यू कार्रवाई की, और जैसा कि दूसरा
जब हम कलेक्टर कार्यालय पे लेटर दे रहे थे तब लोगों ने बोला कि हमने तो थाने पे रैलियाँ कर दी, हमने एसपी पे रैलियाँ कर दी, इससे कुछ भी नहीं होता है मैडम, ये जो कर रहे हैं ये सब तो हमने करके छोड़ दिया, इससे कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग ये मत करो। तो जहाँ हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे थे वहाँ पे लोग उनको रोक रहे थे। तो हमारे साथ में 2-2 4-4 लोग, भीड़ बहुत आती थी पर साथ में नहीं आते थे। जैसे कई लोग अभी बोल रहे हैं कि मतलब एक तो महापुरुष हैं मदन लाल आज़ाद जी, जिन्होंने मुझे नाम ही दे दिया ठगनी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना जाने पहचाने बिना समझे ही किसी के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊंचा मुंह करके थूक रहे और आपके मुंह पे गिरे। फिर भी आप ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2017 में जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो क्योंकि दूसरे संगठन रन कर रहे थे और सभी लोगों ने उधर सदस्यता ले ली थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन रैलियाँ आंदोलन सारी चीज़ें 15 से ही स्टार्ट कर दी थी। तो जब हमने उनको सिंपल तरीके से कहा कि आप हस्ताक्षर करो और सिर्फ एक लेटर जब हम कार्रवाई करें तो एक लेटर पे आप हस्ताक्षर करके दे दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप हमारे साथ चलना। तो आपको एक कार्रवाई करनी एसपी कार्यालय पे जो कि कलेक्टर कार्यालय पे जो कि संगठन के साथ रहेगी, दूसरी आपको करनी उसी लेटर की रिसीविंग लेके आपका पर्सनल आवेदन एसपी को देना है। ये 2 कार्रवाई आपको करनी, उसके बाद में आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी। फिर जब प्रदेश की कार्रवाई करनी रहेगी तो आप हमें हस्ताक्षर करके दे दीजिएगा, आप मत आइएगा, हम लोग कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं ले जानी। दूसरा था, जब पहली मीटिंग में ही हमने बताया था तो पहला हम कलेक्टर पर कार्रवाई करेंगे, दूसरा हम करेंगे प्रदेश लेवल की, तीसरे हम लोग करेंगे राष्ट्रीय लेवल के, उसके बाद में हम केस लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, निचले लेवल पे नहीं लगाएंगे। ये सिंपल सी प्रक्रिया थी जो कि अन्य संगठनों से बहुत ईजी थी। बाकी हमारा विरोधी जो थे, विरोध करने वाले, उन लोगों ने इस प्रक्रिया को इतना लंबा खींच दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या आई। होता क्या था और करना कुछ था, लोग उनकी बातें ज़्यादा मानते थे क्योंकि चिल्ला चिल्ला के झूठ को सच करने की आदत थी। आज मैं ऑन पेपर सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मदन लाल आज़ाद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ठगनी फलाना ढिमका, कुछ किया नहीं किया, एजेंटों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, कोर्ट नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि एजेंट दोषी है, शुरू से ही मुझे पता है कि एजेंट दोषी है, मैं खुद भी एजेंट हूँ। उन्होंने कल का एक वीडियो डाला, उसमें बोला है कि आप अगर ये बोलते हैं कि मैं एजेंट हूँ तो क्या आपके सिर पे ताज रखा जाता है, आप झूठ बोलो कि हम निवेशक हैं। और हमने शुरुआत की कि जब लोगों को वकील भी बोल रहा था कि आप ये बोलो कि हम निवेशक, और हमने बोला था आप बोलो कि मैं एजेंट हूँ, क्योंकि जांच होगी, जांच में आप एजेंट ही हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए, वैसे तो बहुत लंबी कहानी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर मैं ऑन पेपर ऑन तारीख आपसे चीज़ें बता रही हूँ। आपको पता है मतलब 2 अक्टूबर 2017 हमारे संस्था का स्थापना हुई, उसके बाद में हमने ये सारी संस्था ने शाखा की। ये लेटर देख लीजिए, ये मैंने प्रदेश लेवल पे मतलब कुछ जिलों पे, क्योंकि था तो टारगेट ये कि कुछ जिलों पे मैं करूँगी, कुछ हमारे साथ में लोग जुड़ जाएंगे, जैसे अन्य संगठनों में जुड़ते हैं ऐसे हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य जिलों पर भी हो जाएगा। तो हमें शुरू से था कि हमें दिल्ली तक जाना है तो 3 प्रदेश हमको कवर करना है, तीनों प्रदेश हमें सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, पर वो नहीं हो पा रहे थे। तो रात दिन मुझे एक करना पड़ा, सदस्यता भी कहीं से आ रही थी कहीं नहीं आ रही थी। ये जो आज हेल्थ बड़ी भूखे प्यासे रह के बढ़ गई है मेरी, क्योंकि मुझे थायराइड वगैरह हो गया था। तो रात दिन सफ़र करना, फिर कार्रवाई करना, सफ़र करना, कार्रवाई करना, बहुत सारे लोग टाइम खींचते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे, कई लोग कौन सा है पशु शूद्र और नारी ये है ताड़न के अधिकारी, इस तरह के मैसेज करते थे। कई सारे अनर्गल, ये है कि सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको भाई बोलती हूँ, ऐसे भाई बनकर कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़े। ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा कि जैसे राक्षसों की निगाह थी, पर फिर भी मेरा उद्देश्य था कि मुझे लोगों को बचाना है, तो मैंने सब पे ध्यान नहीं दिया। अक्टूबर के ही ये देख लीजिए, ये तारीख है ना, मैंने जो लेटर दिए, एक एक लेटर, जैसे दूसरे लोग ज्ञापन देते तो एक पेज का रहता, सब बोलते थे मैडम आपका तो ज्ञापन बहुत बड़ा रहता, कोई अधिकार इतना नहीं पड़ता है, पर मेरे ज्ञापन का ही रिजल्ट है इतने बड़े, क्योंकि मैंने सुझाव दिए हैं, सिर्फ मांग नहीं करी कि ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे आप दे सकते हो, उस चीज़ को पूरा क्लियर करा है। तो ये यहाँ पे ये तारीख है, देख लीजिए, 28/11/2017, ये पुलिस मुख्यालय भोपाल। ऐसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तीनों प्रदेश की, ये मेरा लेटर नहीं है, ये भोपाल से रिटर्न लेटर है। तो प्रदेश तक की कार्रवाई की थी मैंने 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब इधर मैंने 18 तारीख से स्टार्ट करी थी, तो दूसरे महीने की 28 तारीख तक मैं प्रदेश लेवल की कार्रवाई कर चुकी थी, 1 महीने में पूरे प्रदेश पे।
और पूरे प्रदेश के ये सारे एसपी कार्यालय पे उतरे हुए हैं। देखिए पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षक मतलब सारे एसपी कार्यालय पे, जो कि महान व्यक्ति बोल रहे थे कि कोई भी एजेंट को बचा नहीं सकता, इसमें एजेंट को बचाने के लिए ही कार्रवाई थी कि उचित कार्रवाई की जाए जिसमें एजेंटों व स्टाफ कर्मचारियों को आत्महत्या करने से बचाई जाए। ये जब भी कोई आप मेरे से मिलेंगे, ये पेपर मेरे पास में है उपलब्ध, आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट है। और इसके बाद में इन लेटरों को जिसने उपयोग करा उस व्यक्ति को, एजेंट को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिला। ये हमने करा था, ये मतलब 1 महीने में पूरे प्रदेश में, मतलब शुरुआत जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल, लोगों के तो तहसील से भी क्या अपने थाने पर से भी नहीं बुलावा आया था और हमारे भोपाल से लेटर उतरे थे। और बताऊं कि ये लेटर लेके पहली बार जब लेटर आया, ये लेटर लेके पुलिस वाले हमारे घर आए थे, क्योंकि जब भोपाल से ये लेटर उतरा प्रदेश मुख्यालय से, तो हमारे मतलब एसपी कार्यालय पे उज्जैन पहुंचा, मेरे पास उज्जैन से फ़ोन आया, बोले मेरी एक फ्रेंड थी, बोले रानी, बोले तुम्हारे नाम से बोले डीजीपी कार्यालय से कोई लेटर आया। तो मेरे लिए भी उत्सुकता थी, कार्रवाई की थी और हमने जितनी भी डिटेल्स निकाले थे, हमें पता था कि हम ये कार्रवाई करेंगे तो इस तरह से लेटर आएंगे। एसपी कार्यालय आया, एसपी कार्यालय से नागदा आया और नागदा से पुलिस वाला हमारे घर पे बाइज्जत 2 पुलिस वाले आए और ये लेटर दे के गए थे। उनके लिए ये था कि कौन है रानी शेख, जो व्यक्ति बोल रहा है ना कि मतलब ये कि मदन लाल आज़ाद ने कुछ गुंडे लगाए थे मेरे पीछे। अभी कई लोगों के मेरे पास मैसेज आया था कि तुम किस क्षेत्र से और कहाँ से हो, अगर तुझे एफआईआर करनी है ना, मैं नागदा जंक्शन के रहने वाली हूँ और किसी और से नहीं, थाने पे जाकर ही मेरा परिचय ले लेना कि रानी शेख कौन है, वही बता देंगे और फिर वहाँ जाके कार्रवाई करना। क्योंकि जब 17-18 में मैंने शुरुआत करी थी तो केंद्रीय लेवल से साजिश की गई थी मेरे लिए, समझे ना। मैं धीमी आवाज़ में बोलती हूँ, बाकी इतनी डरपोक भी नहीं हूँ और उन लोगों से भी मैं निपट चुकी, तो तुम तो बहुत छोटे हो। ये पुलिस मुख्यालय का लेटर है। उसके बाद में तुरंत फिर दूसरे संगठन द्वारा फिर भोपाल में आंदोलन किया जा रहा था और मैंने उनको बोला था कि अभी जो आप कार्रवाई कर रहे हैं इससे निवेशकों को मतलब एजेंटों को परेशानी आ सकती है, पर फिर भी नहीं माने तो मैंने डबल से फिर वापस से कार्रवाई की थी। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये मेरे नहीं है, मेरे तो 5-5, 7-7 पेज का ज्ञापन था। उस ज्ञापन पे रिटर्न ये देख लीजिए, है ना। ये लेटर सारे एसपी कार्यालय पे फिर 2018 में उतर गए थे। जो आप बोल रहे हो ना कि नहीं हो सकता ऐसा, इसमें मैंने मांग करी थी कि एफआईआर कम से कम कटनी चाहिए और वो चीज़ अभी भी तक चल रही थी कि एफआईआर कम कट रही थी, जिले लेवल पे विशेष अधिकारी द्वारा ही कटी जा रही थी। ये 2018 के फिर 5वें महीने में फिर सारी कार्रवाई की, फिर सारे एसपी कार्यालय पे मेरे लेटर उतरे। आप मेरा पता पूछ रहे हैं ना, तो कई सारे एसपी बाय नेम बाय फेस तो नहीं, मतलब मैं नहीं जानती, वो मुझे जानते हैं। अभी जैसे हम लोग पिछले मंथ अभयदेव शुक्ल जी का जो आंदोलन करके आए थे, वहाँ से रिटर्न लेटर किसी को मिला हो या ना मिला मुझे नहीं पता। हमने जब बोला था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, बाकी हमारे लोग अन्य संगठनों से प्रभावित हो रहे थे और उनकी इच्छा थी कि हम आंदोलन करें। फिर मैंने सोचा 3 प्रदेश पे अलग अलग करूँगी, आंदोलन से होगा कुछ नहीं, सिर्फ हमें आश्वासन और लिखित पेपर मिलेंगे, वो पेपर हम डायरेक्ट भी जाके कार्रवाई करके ला सकते हैं। पर लोग नहीं मान रहे थे। हमने शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवसीय दिल्ली में आंदोलन करा था। तो आप ये देख सकते हैं, यह हमारी संस्था के सभी लोगों के पास में है। ये राष्ट्रपति भवन का है या केंद्रीय मंत्रालय का है, वित्त मंत्रालय का, ये है प्रधानमंत्री कार्यालय का, सारे लेटर है और हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के पास में। ये गृह मंत्रालय का है। सारे लेटर मतलब ये कि रिटर्न लेटर में ऐसे हम लोग कार्रवाई तो सब लोग करते ही हैं, बाकी रिटर्न लेटर है और जिस पे सब पे मेरे कथन हो चुके हैं। तो जो ये बोल रहे हैं ना कि वो पता नहीं कौन है, कहाँ से उठ के आई है, तो ये देख लेना कि मैं कौन और कहाँ से उठ के आई हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर, ये देख लीजिए, ये सारे रिटर्न लेटर, ये जो मेरे पास में फाइलें हैं ये सारे रिटर्न लेटर की हैं, मेरे अपने बनाई हुई नहीं है। तो ये राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर तक के सारे लेटर हो गए। उसके बाद में फिर दूसरी बार में फिर थोड़ी सी समस्याएं, फिर कुछ लोगों ने धरने प्रदर्शन आंदोलन करे और हमें लग रहा था कि समस्याएं बढ़ेगी। तो हमें जब जब भी लगा कि समस्या बढ़ेगी, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। एफआईआर करवाने के बाद में भी फिर लग रहा था कि नहीं, लोग जिसको ये जो बार बार बोलते हैं ना कि मैडम को सदस्यता या कमाने, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कमाना, हम कार्रवाई कुछ प्रदेश जैसे संस्था संगठन अनुदान पर ही चलता है।
तो वो कितना भी अनुदान अगर किसी से लेता है उस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके मेमोरेंडम में वो चीज़ें रहती है। फिर भी हमारी बहुत मिनिमम सदस्यता है और उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं, तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। 2020 में 18 का आपने देखा, 19 में कोरोना आया था। कोरोना के बाद में फिर कुछ कैंप वगैरह लगे थे और उसमें निवेशकों को, एजेंटों को परेशान किया जा रहा था। मैंने फिर वापस से ये 2020 के 7वें महीने में कार्रवाई की। फिर प्रदेश लेवल से सारे एसपी कार्यालय पे लेटर उतर गए थे और इसमें मैंने मांग करी थी कि जब कैंप ही लग रहे हैं और पुलिस प्रशासन के माध्यम से कैंप लग रहे थे, उसमें एजेंटों को परेशान किया जा रहा है। तो हमने प्रदेश लेवल पर कार्रवाई की और डीजीपी साहब से मुलाकात करके हमने बोला कि सर हम कैंप लगवा देंगे और जिस क्षेत्र में कैंप लगेंगे उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, डाटा आपके पास आएगा, एफआईआर कट जाएगी कंपनी मालिक और डायरेक्टर को के खिलाफ, एजेंटों को फरियादी बना के। डीजीपी साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने हमें उस चीज़ के लिए अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि उनको लगा था कि छोटे से, मतलब खुद ने तारीफ करी कि एक बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ हो के इतनी हिम्मत दिखा रही हो तुम, तो तुम किस क्षेत्र में लगाओगे। मैंने कहा कि सर मैं पूरे मध्य प्रदेश में लगा दूँगी, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश से शुरुआत करी थी। एक प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश पर कोई कार्रवाई करते हैं तो आसान हो जाता है। तो उन्होंने फिर पूरे मध्य प्रदेश की, इसमें लेटर में स्पष्ट है कि पूरे मध्य प्रदेश में कैंप लगाने की हमको अनुमति दे दी। अब हमें था कि जिस क्षेत्र में हमको कैंप लगाने हैं उस क्षेत्र के लोगों को लेके हमको एसपी कार्यालय पे या उस क्षेत्र जहाँ पर भी कैंप लगाना है वहाँ पे बस एक सूचनार्थ देना था कि हम इस थाने पे, और ये भारत लेवल में पहला संगठन है, आपको बता दे रही हूँ कि भारत लेवल में पूरे में पहला संगठन है जिसने थाने पे पुलिस वालों को, हमने कैंप लगाया, पुलिस वालों को वहाँ बिठाया, वहाँ पे एसपी, डीएसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ तक कि पुलिस वाले हमारे साथ में बैठे, हमने उनको सारी रिपोर्ट्स बना के दी। मेरे कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। और उसमें वहाँ पे कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर कटी, निवेशकों को परेशानी नहीं आई, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए। अब पैसा दूसरी जगह भी नहीं मिला, पर यहाँ पे आसानी से चीज़ें हुई। पर उसमें हमारी चाहत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर दे, तो भले हमारे सदस्य कम है पर उस जिले से पूरी समस्या का समाधान हो जाए। पर हो ये रहा था कि लोग इतने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि सिर्फ मेरा हो जाए, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है। तो जहाँ भी कैंप लगाए वहाँ पे कुछ लोगों ने कर दिया, कुछ लोगों का हो गया, बाद में फिर कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। ये कैंप की अनुमति की लेटर है। उसके बाद में फिर कुछ दिन पहले भी अभी थोड़ी सी समस्या आ रही थी, और आने के बाद में फिर हमने ये सोचा कि नहीं आ रही है तो प्रदेश लेवल पे उतरेगी और फिर परेशानियाँ तो आएगी। लोग हमारे साथ जुड़े हैं या ना जुड़े हैं, पर हमें ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। फिर हमने कार्रवाई कर दी 21 में, ये देख लीजिए 2/11/2021 में। ये मेरे अभी प्रदेश लेवल की लास्ट कार्रवाई समझ सकते हैं आप। ये इसमें करी तो वहाँ से, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन है, तो पूरी मतलब 2017 से लेके अभी तक की जो भी मेरी कार्रवाई हो, कैंप की अनुमति हुई है, जो अभी बीच में नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बोला था कि हम ये कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनमें दी हुई है कि आपके इस कार्रवाई के आधार पर हमने ये सारी जाँचें उतारी और ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव था। पर साथ ही साथ ये सब चीज़ें करते करते मुझे इस चीज़ का, क्योंकि मैं लोगों को ये समझा रही थी कि मैं आपके सुरक्षा कर रही हूँ, सुरक्षा के बाद अब आपको निवेशकों की धन वापसी के लिए आगे कोर्ट में कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर जिस तरह से यहाँ पे विरोधी ज़्यादा, सपोर्टर कम, विरोधी ज़्यादा थे, वैसे ही जब हम लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि निचले लेवल पे जिस भी कंपनी का बिजनेस 2 से 3 प्रदेश पे, उसका निचले लेवल पे रिजल्ट नहीं आना, 10-10 साल लग जाएंगे, पर एक न एक दिन उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने अपना बेस मजबूत किया कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए 3 प्रदेश साथ में लेके चलती हूँ। हमने हमारी जो प्रोसेस थी वो पूरी कर दी। पूरी करने के बाद में ज़्यादा कंपनियाँ नहीं आई हमारे पास में, 4 कंपनी के लोग आए, उसमें से हमने केस लगाया। तो जब मैं लोगों को ये बोल रही थी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना, तब भी नेगेटिव लोग ये कि डायरेक्ट, क्योंकि छोटे छोटे वकील से मिल रहे हैं और हर वकील भी इस मैटर को नहीं समझता है। हमने जो वकील जो भी है हमारे सलाहकार उच्च लेवल के हैं, उन्होंने हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई कि मैडम ये सारी चीज़ें निचले लेवल पे नहीं होगी। तो ना तो हमने हमारे संगठन वालों का ना उपभोक्ता फोरम में आवेदन कराए, ना एनसीएलटी में कराए, ना सेशन कोर्ट में कराए, ना अभी एक आधे कंपनी का मैं हाई कोर्ट में लगाऊंगी। बाकी मेरी कोशिश कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक ही जगह पैसा, समय, जो भी खर्च होना वहाँ होना चाहिए। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया।
तो सब कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने अपने नाम से केस रजिस्टर्ड करवा दिया। 2019 में पहला केस हमारा रजिस्टर्ड हुआ था, सॉरी 2019 में नहीं, 2020 में, 20 के शायद 12 तारीख को हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ, पहला केस। उसके बाद अब आगे की प्रोसेस में अगले इसमें बताते, ये हमारा 2017 से 2020 तक का सफ़र और अगला सब अभी मैं बीच का अभी बताते वर्तमान में। धन्यवाद।